स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे आप लोग सभी लोगों का। मिशन राजस्व लेखपाल के तहत चौथे भाग ग्राम समाज एवं विकास यानी ग्राम समाज से संबंधित विकास पे आधारित प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। 200 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग 201 प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न मित्रों देखते हैं, लघु सिंचाई कृषि का मशीनीकरण यानी यांत्रिकरण या मशीनीकरण बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, कीट पालन, बायोगैस आदि गतिविधि के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। किसके द्वारा ये आसान ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं? आशा योजना के तहत, ग्राम श्री योजना के तहत, वर्षा बीमा योजना के तहत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे मित्रों, आशा योजना स्वास्थ्य से संबंधित है और ग्राम श्री योजना जो ऊपर दिए गए लघु सिंचाई कृषि का मशीनीकरण बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, कीट पालन, बायोगैस से संबंधित है, इसलिए बी इसका ऑप्शन सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण हैं। क्या कारण है संरचनात्मक बेरोजगारी का? तो अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग अभिजीत, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं है, कच्चे माल की कमी नहीं है अपने यहाँ, और अस्फीति की अवस्था हमेशा नहीं बनी रहती। तो भारी उद्योग अभिजीत ये संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। दो मेथड होते हैं, एक तो आपको अगर ऑप्शन आता है तो उसका, दूसरा होता है डिलीट मेथड। जो आंसर गलत लग रहे हैं पहले आप उनको हटाते जाइए करके। तो ये विधियाँ होती हैं प्रश्नों को हल करने की। तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई है जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति का जन्म कब हुआ था, किस नीति के तहत हुआ था? 1966-67 में हुआ था। देखते हैं कौन सी योजना उसमें थी, छठवीं थी, दूसरी थी, तीसरी थी या चौथी योजना थी? तो चौथी योजना ही थी उस समय, चौथी पंचवर्षीय योजना। पहली 1951 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66 और 66 से 70, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नफेड यानी राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ देखेंगे 1955, 1958, 1960 और 1962 में। तो बी 1958 में नफेड की स्थापना की गई थी। भारत की कृषि पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतीक्षा की ओर केंद्रित किया गया, यानी कृषि पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से अब किसकी तरफ, प्रतिरक्षा की ओर किया गया। तो 206 में हम देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ देखें मित्रों, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1961 से चली थी, पहले 1950 से 55, 55 से 60, 60 से 65 के बीच देखें तो उसमें हमें चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था 62 में। तो इसलिए प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा यानी अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो हमको आसानी से याद होगा कि प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना यह विशेषता है। किस विशेष बजट की विशेषता है ये? कि हर बार नए सिरे से बना बजट तैयार करना। लाइन आइटम बजट, शून्य आधारित बजट या घाटा आधारित बजट या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य आधारित बजट जो होता है तो हर बार शून्य मान लिया जाता है और अगले बार जो है नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है, ये शून्य आधारित बजट होता है। राज्य सरकार को कृषि आय पर कर कौन समानुदेशित करता है? यानी राज्य सरकार को कृषि आय कर लगाने का कहाँ से प्रावधान? तो हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है राज्य सरकार को कृषि पर आय कर लगाने के लिए समानुदेशित करता है या निर्देश देता है। अब राज्य की इच्छा है कर लगाए या नहीं लगा दे। आगे देखते हैं, जनसंख्या की सघनता से क्या तात्पर्य? भूमि जनसंख्या संबंध, रोजगार जनसंख्या संबंध, आय जनसंख्या संबंध या आवास जनसंख्या संबंध। यहाँ देखेंगे मित्रों, भूमि जनसंख्या से संबंधित सघनता को ही हम कहते हैं, यानी जन घनत्व।
जनसंख्या की सघनता से मतलब है कि प्रति स्क्वायर मीटर में कितने लोग रहते हैं। प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर जनसंख्या घनत्व है, प्रति वर्ग मीटर में कितने लोगों की जनसंख्या रहती है, वही जनसंख्या घनत्व या भूमि जनसंख्या संबंध को ही जनसंख्या की सघनता कहते हैं। 10वां देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है। देखिए वित्तीय अवधि तो यथा सभी जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। सी आंसर इसका कृषि आयकर है। अभी हमने ऊपर बताया कि कृषि आयकर जो है राज्य सूची में है, इसलिए राज्य इस पर आयकर लगा सकती है या न लगाए, जैसी उसकी इच्छा हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं है, रोजगार में लगे ऐसे लोग जिनके पास योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं है, ऐसे लोग जो अनियमित या अंशकालिक रोजगार में लगे हैं, या डी जब कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या घटाने पर उत्पादन में कमी ना हो। तो हम देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। ये हमारे सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ एक ही खेत में अधिक लोग कार्य करते हैं। एक परिवार के सभी लोग कार्य करते रहते हैं, यानी मान लिया जाए किसी खेत में 10 लोग कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से 3 या 4 लोगों को हटा लिया जाए तब भी उस खेत का कार्य होता रहेगा, यानी उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से वो 3 लोग जिनको हटा देने पर भी कार्य प्रभावित नहीं होता, तो छिपे हुए लोग बेरोजगार कहलाते हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो यही कहा गया है कि जब कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या घटाने पर उत्पादन में कमी ना हो। अगला 13वां देखते हैं, भारत में राज्य सरकारों के आगम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो राज्य सरकारों के आगम का पूछ रहा है, तो राज्य उत्पादन शुल्क है, यानी उनके किससे ज़्यादा पैसा आमदनी किससे होती है, राज्य सरकारों की। तो यहाँ पे हम देखेंगे मित्रों, राज्य उत्पाद शुल्क, ट्रेड टैक्स, भू राजस्व, कृषि आय कर। तो पहले व्यापार कर था, जीएसटी है आज जो है, तो इसमें जो है जीएसटी हो जाएगा मित्रों। आगे देखेंगे, भारत में आधा पर्दा मंडल का उपयोग प्रथम बार किस योजना के निर्माण में किया गया। आधा पर्दा मंडल का उपयोग तो द्वितीय योजना में किया गया था इसका उपयोग। ग्राम श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी। ग्राम श्री योजना की शुरुआत जो है जनवरी 2006, जनवरी 2007, जनवरी 2008, जनवरी 2009 में से जनवरी 2006 में ग्राम श्री योजना की शुरुआत की गई थी 2006 में। मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा सभी महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। तो मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा सभी महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना किसका मुख्य उद्देश्य है। तुम देखेंगे आशा योजना, हर गांव में आशा होती है, महिला होती है जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती रहती है गर्भवती महिलाओं को, और मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रयास करती रहती है। स्वास्थ्य संबंधी जांच किट आदि उपलब्ध कराती रहती है, और आवश्यकता अनुसार प्रसव के लिए उन लोगों को अस्पताल ले जाती है और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं देती रहती है। तो ये आशा योजना का संबंध है इससे। अपनी मिट्टी पहचानो अभियान भारत के किस राज्य में अप्रैल मई 2013 में चलाया गया था। इसका कोई मतलब नहीं है, प्रश्न लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अपनी मिट्टी पहचानो। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। अब देखेंगे हम, गेहूं है, आलू है, गन्ना है और फूल है। तो यहाँ गेहूं, गन्ना, आलू तो ज़्यादा होता है, लेकिन फूलों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भूमि सेना योजना कब प्रारंभ की गई। तो देखेंगे 2003, 4, 5 या 7 में। तो 2005 में भूमि सेना योजना प्रारंभ की गई थी, सी ऑप्शन है। आदर्श जलाशय योजना किस राज्य में लागू की गई। आदर्श जलाशय योजना उत्तर प्रदेश में ही लागू की गई थी। आगे देखते हैं, आदर्श जलाशय योजना कब लागू की गई थी। तो ये 2006 में और उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक मुख्य जलाशय विकसित कर जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है किसका। अब देखिए, वात्सल्य योजना, आशा योजना, आदर्श जलाशय योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आदर्श जलाशय योजना का ही संबंध है। आशा योजना का संबंध स्वास्थ्य है। छात्राओं हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी। तो छात्राओं हेतु
जो निःशुल्क ड्रेस जो बांटा जाता है प्राइमरी सेक्शन में, प्राइमरी में यानी कक्षा 1 से 8 तक, वो उत्तर प्रदेश में 2005 में लागू की गई थी। 224वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। किसका मुख्य उद्देश्य है? कि जो समस्याग्रस्त भूमि है उनको सुधारा जाए, यानी अनुर्वर भूमि है या पड़ती पड़ी हुई है तो उसको सुधार करके उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। तो ये किसका मुख्य उद्देश्य है? वात्सल्य योजना का, आशा योजना का, भूमि सेना योजना का। तो देखेंगे भूमि सेना योजना का ही मुख्य उद्देश्य है ये। आशा योजना तो स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण, जो जनसंख्या वृद्धि भारत में है उसका मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक जन्म दर है कि निम्न शिक्षा है कि अंधविश्वास है या इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे अत्यधिक जन्म दर ही जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो 25 क्वेश्चन हो गए मित्रों, और 25 क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हैं। 26वां, जनसंख्या वृद्धि का अभ्युदय माना जा सकता है कब? धर्म सुधार आंदोलन, यानी कब जनसंख्या वृद्धि तेजी से शुरू होनी? तो धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण काल, औद्योगिक क्रांति, इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसने जनसंख्या वृद्धि में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में सर्वप्रथम होता। 27वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा है, सही है। नगरों की शोभा को बिगाड़ा है, कुछ ये भी सही है क्योंकि वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ भी बसने लगी हैं। बेरोजगारी उत्पन्न की है, ये भी सही है। तो सब सही है इसमें। 28वां देखते हैं। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन गणितीय अनुपात में। किसने कहा था ये माल्थस ने दिया था कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जबकि कृषि उत्पादन गणितीय अनुपात में। गणितीय अनुपात मतलब कि 1 2 इस तरह से बढ़ता है, जबकि 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता है, जबकि जनसंख्या ज्यामिति 1 2 2 का भी उसका दुगुना उसका दुगुना उसका दुगुना इस तरह से बढ़ता है जनसंख्या ज्यामिति अनुपात। जनसंख्या वृद्धि ने नगरीय क्षेत्रों में जल एवं वायु प्रदूषण को बढ़ाया। ठीक है, सही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ा। पेयजल समस्या को बढ़ाया, हाँ ठीक है। यातायात साधनों की वृद्धि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सीसा आदि की मात्रा बढ़ गई है, यानी वायु प्रदूषण हुआ इसी वजह से। तो सब सही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। जनसंख्या वृद्धि के सकारात्मक उपाय देखिए। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के सकारात्मक उपाय क्या क्या। जैसे खाद्यान्न उत्पादन करना, औद्योगिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, तो सभी हैं ये सकारात्मक उपाय है। तो खाद्यान्न को बढ़ा दिया जाए, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा दिया जाए, उद्योगों का विकास कर दिया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और सामाजिक विकास कर सके, चहुओर विकास हो। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कारगर है क्या? कारगर जनसंख्या वृद्धि को रोकने में प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाकर उत्पादन बढ़ाए, व्यापार व परिवहन विकास पर ध्यान देकर औद्योगिक विकास करें, वनों के बचाव पर ध्यान दें व शिक्षा प्रसार करें। यहाँ देखेंगे सब सही है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कारगर है। प्रति भूमि को कृषि बनाकर भूमि का बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा भूमि लोगों के पास रहेगी तो जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगाया जा सकता है। व्यापार व परिवहन विकास पर ध्यान देकर औद्योगिक विकास करें, इस पर बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक विकास करता है, वनों के बचाव पर ध्यान दें व शिक्षा प्रसार करें, ये सब कारण है। देखेंगे 32वां क्वेश्चन आज का। जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक उपाय। अभी तक हम लोगों ने सकारात्मक उपाय देखा, अब हम नकारात्मक उपाय देखेंगे कौन कौन से हैं। बाल विवाह पर रोक लगाया जाए, सही है। विवाह चूंकि सकारात्मक चीज़ है लेकिन बाल विवाह की बात हो रही है इसलिए रोक लगाना नकारात्मक उपाय है। विलंब से विवाह, यानी अधिक उम्र हो जाने पर विवाह किया जाए। अभी तो जो मानक निर्धारित थे लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल है, दोनों 21 साल किए जाने की चर्चा चल रही है। परिवार नियोजन भी अपनाया जाए, और यानी कि सारी उपाय नकारात्मक उपाय है अपनाया जाए। सारदा एक्ट कब पारित हुआ था? तो सारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। कई बार पूछा गया सारदा एक्ट था क्या, यानी किससे संबंधित था? तो ये बाल विवाह प्रतिबंधित से संबंधित था, यानी बाल विवाह रोकने के लिए जो अपनाया गया था वो सारदा एक्ट था। भारत की पहली जनसंख्या नीति कब घोषित हुई थी? देखेंगे हम पहली जनसंख्या नीति की बात है। अगर जनगणना की बात होती पहली, तो जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के समय पहला हुआ था।
और नियमित रूप से जो 1882 से हुआ था, पहला 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, फिर लॉर्ड रिपन के समय से नियमित करने लगा था। अब यहाँ जनसंख्या नीति की बात हो रही, भारत की पहली जनसंख्या नीति कब, तो ये 1976 में घोषित की गई थी। भारत की दूसरी जनसंख्या नीति कब घोषित हुई, तो 15 फरवरी 2002 को दूसरी जनसंख्या नीति घोषित की। पहली 1976 में, दूसरी 2002 में, यानी 26 साल बाद, 15 फरवरी 2002। 37वां देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो यहाँ ये ऑप्शन देख रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है। 1,21,07,26,932 भारत की जनसंख्या है। 2001 से 2011 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या बढ़ी, यानी 2001 में जितनी जनसंख्या थी उससे कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी थी भारत की। 1 अरब 2 करोड़ समथिंग थी 2001 में, और फिर 18 करोड़ बढ़ गई, तो ये 1 अरब 21,07,26,932, यानी 18 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुआ था 10 साल में। अब देखते हैं 11 से 21 में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 15 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है, मतलब कम हुआ है जनसंख्या में वृद्धि। पिछली बार 18 करोड़ बढ़े थे, तब की 15 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जनगणना के आंकड़े आए, जब भी जनगणना होगी आंकड़े आएंगे तो स्पष्ट रहेगा। तब तक यही आंकड़े 11 वाले ही चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रहते हैं और शहरी क्षेत्र में कितने रहते हैं ये देखना। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार 83.35 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, दिखाया गया है, ये गलत है। 31.1% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है, उसके बाद 68 कुछ प्रतिशत जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। 239 है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। 240 में देखते हैं आगे। ग्रामीण पेयजल को दूर करने हेतु प्रोग्राम है, तो यहाँ देखेंगे एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, तो गाँव में पेयजल की समस्या और इसको कैसे दूर करें, यानी एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम किया जाए, या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अर्थात दोनों है, या कौन सा एक है, तो दोनों है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी और एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम भी। राष्ट्रीय संसाधन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या संसाधन राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण है, जनसंख्या, भूमि, सर्विस सेक्टर, क्या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ भूमि सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय संसाधन है वो। ग्रामीण आवास हेतु महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, देखिए आवास के लिए महत्वपूर्ण प्रोग्राम क्या है, इंदिरा आवास योजना, इनोवेटिव स्ट्रीम फॉर रूरल हाउसिंग एंड हैवीवेट डेवलपमेंट, या रूरल बिल्डिंग सेंटर, या उपरोक्त में से सभी, तो सभी हैं। ग्रामीण आवास से संबंधित इंदिरा आवास योजना तो दिख ही रहा है, रूरल बिल्डिंग सेंटर और इनोवेटिव स्ट्रीम फॉर रूरल हाउसिंग एंड हैवीवेट डेवलपमेंट, तीनों से। DRDA यानी जिला ग्राम्य विकास एजेंसी नए रूप में शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, 1997, 98, 99 या 2001 में, तो ये 1999 में शुरू की गई थी DRDA, जिला ग्राम्य विकास योजना, DVDO या DRDO, ठीक है, DRDA का ये क्या है दिया हुआ, अध्यक्ष जिला परिषद या पंचायत का चेयरमैन होता है। DRDA का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो यहाँ देखेंगे मित्रों, दोनों होते हैं अध्यक्ष। DRDA का जो है अध्यक्ष जो होता है वो जिला पंचायत का चेयरमैन या जिला परिषद का चेयरमैन जो क्या होता है जिले का, वो होता है, और मुख्य विकास अधिकारी यानी CDO जो होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, दोनों से। कपाट की गतिविधियों में सम्मिलित हैं, क्या है कपाट की गतिविधियों में, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ भी लिया है। ये ग्रामीण तकनीकी से संबंधित है, वाटर से डेवलपमेंट और सूक्ष्म वित्त सबसे संबंधित है। ग्रामीण तकनीकी, सूक्ष्म वित्त, वाटर से डेवलपमेंट। 46वां देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उत्तर प्रदेश में अंतिम समय में कब हुए थे, ये अंतिम समय में तो अभी 2020 में हुए हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में अंतिम समय में, तो हम लोगों के लिए इस समय की दृष्टि से 2020 में चुनाव हुए हैं। 47वां, समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का, दूसरी का, तीसरी का या
इनमें से कोई नहीं। समाजवादी समाज की स्थापना, तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, समाजवादी समाज की स्थापना। सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास का यह उद्देश्य है। सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास, ये किसका उद्देश्य था? समाज का, नियोजन का, राज्य का या व्यक्ति का? तो सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास, ये नियोजन से संबंधित है, प्लान से रूस से भी लिया गया था। सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास का ये उद्देश्य है, नियोजन का उद्देश्य। भारत में डार्लिंग प्लान कहा जाता है किसको? 51 से 56 की अवधि को नहीं, 61 से 71 की अवधि को नहीं, 78 से 83 की अवधि को, ये सही है। 91 से 96 नहीं, वो तो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। 51 से 56, 61 से 71, 91 से 96, ये 78 से 83 तक की जो योजना थी रोलिंग प्लान कहलाती है। ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा है। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक का नाम है? सर एम विश्वेश्वरैया, पार्किंसन, जी शंकरा नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो ये विश्वेश्वरैया का बुक है, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण बुक है, कई बार पूछा भी गया है। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अगली वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।